चलिए देखिए थे मोलस्का के अंतर्गत बहुत कॉमन एनिमल पाइला को डिस्कस करेंगे हम लोग। पाइला बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से आपसे कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं। पाइला ग्लोबोसा ये बहुत कॉमन स्पीसीज है ग्लोबोसा इसकी, और ये फ्रेश वाटर एनिमल है, फ्रेश वाटर एनिमल। और ये ऐसी जगहों पे पाया जाता है जहाँ पर वैलिस्नेरिया, पिस्टिया, ये जो हाइड्रोफिटिक प्लांट्स होते हैं, जहाँ पर ये ज़्यादा पाए जाएंगे वहाँ पर पाइला की संख्या ज़्यादा पाई जाती है। अर्थात इनके मनपसंद का भोजन जहाँ पर अवेलेबल होगा वहाँ पर ये अधिक संख्या में पाए जाते हैं। पाइला फ्रेश वाटर एनिमल, और ये है मेंबर ऑफ गैस्ट्रोपोडा, गैस्ट्रोपोडा क्लास का मेंबर है। क्लासिफिकेशन में आपने देखा था गैस्ट्रोपोडा का मेंबर है। और यहाँ पर ये इसमें इसकी हम स्ट्रक्चर की बात करें, इसका सबसे कॉमन स्पीसीज है ग्लोबोसा। तो इसके स्ट्रक्चर को देखा जाए, अगर हम पाइला के स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पर ये इस तरह से हम देखते हैं। ये यहाँ पर एक इस तरह से निकली हुई ये होगी एपेक्स, इसको कहेंगे पेनल्टीमेट, और इसे कहेंगे बॉडी होल। और यहीं पर एक स्ट्रक्चर होगा पेरिस्टोम, इसे कहा जाएगा अपरकुलम। यहीं पर एक छिद्र होगा जिसको हम कहेंगे अम्बलिकस, और यहाँ पर एक पार्ट होगा जिसको हम कहेंगे लोअर लिप, और पेरिस्टोम के पास जो होगा इसको हम कहेंगे आउटर या अपर लिप। ये बाहर से हमें ये पाइला के स्ट्रक्चर को हम देख रहे हैं, इस तरह से हमको दिखाई देगा। फ्रेश वाटर मेंबर है, हम लोग अक्सर इसको देखते हैं। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर को, बाहरी स्ट्रक्चर को देखें तो सबसे पहले हमको ये यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये सेल है, बॉडी कवरिंग सेल है। यहाँ पे एक्सटर्नल पार्ट हम देख रहे हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले इसके सेल को ही डिस्कस करें, जो सबसे बाहर दिख रहा है, सेल को डिस्कस करें। फिर इसके बाद एक एक पार्ट को डिस्कस करते हैं। सेल में देखें कि ये जो सेल है ये एक प्रकार से एक्सोस्केलेटन का काम कर रहा है। एक्सोस्केलेटन, और आपको पता है कि मोलस्का के जो मेंबर्स होते हैं उनमें ये सेल का पाया जाना विशेष करैक्टर होता है, क्योंकि इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है और बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए नेचर ने इनमें ये कवरिंग दे दी है जिसको सेल कहा जाता है। और ये जो कवरिंग होती है ये कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होगी। यहाँ पर अगर हम स्ट्रक्चर को देखें
तो एक पार्ट आप यहाँ पे सेल में देख रहे हैं एपेक्स है, दूसरा ये पेनअल्टीमेट और बॉडी हॉर्न। तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर सबसे बड़ा जो पार्ट है सेल का ये बॉडी हॉर्न है, और दूसरा जो पार्ट है उससे छोटा पेनल्टीमेट है, और इसमें एक एपेक्स रीजन आप यहाँ पे जो देख रहे हैं एक छोटा सा भाग है। ये जो पार्ट होता है ये इसके लार्वा के द्वारा या इसके जो शिशु होते हैं उसके द्वारा ये डेवलप होता है। जो सेल का एपेक्स रीजन हम देख रहे हैं ये प्रारंभ में, सबसे प्रारंभ में डेवलप होता है और सबसे छोटा होता है। ये उसके बाद डेवलप हो रहा है, ये उसके बाद डेवलप हो रहा है। तो यहाँ पर हम ये देखें सेल में ये जो एपेक्स पार्ट है सेल का ये डेवलप हो रहा है फ्रॉम लार्वा। यहाँ लार्वा नहीं है तो हम ये कहेंगे जुवेनाइल स्टेज, जुवेनाइल। डेवलप बाई कर दीजिए, बाई लार्वा या जुवेनाइल, शिशु के द्वारा यहाँ पर ये डेवलप होता है। फिर यहाँ पे हम देखें जैसे जैसे ये एडल्ट होता है, ग्रोथ होती है, वृद्धि होता है, तो यहाँ पर ये कवरिंग डेवलप हो जाती है। तो इसमें अगर हम ये देखें तो यहाँ पर ये पाएंगे कि पेनअल्टीमेट एंड बॉडी हॉर्न, पेनअल्टीमेट एंड बॉडी हॉर्न, ये इस भाग में, सेल के इस भाग में अधिकांशतः बॉडी इसी में कवर्ड होती है। तो मैक्सिमम पार्ट बॉडी का इन्हीं दोनों भागों में कवर्ड होता है। कवर्ड मैक्सिमम पार्ट ऑफ बॉडी। अब यहाँ पर हम ये देखें कि ये जो बॉडी हॉर्न है, इस बॉडी हॉर्न में यहाँ पर ये आप लाइनिंग देख रहे हैं, लाइन्स ऑफ ग्रोथ। ये जो लाइन दिख रही है ये ग्रोथ की लाइनिंग है। ग्रोथ की लाइनिंग है। और यहाँ पर ये देख रहे हैं कि इस सेल में, पाइला के कंडीशन में, यहाँ पर सेल कैसा होता है, कॉइल्ड सेल होता है। कॉइल्ड सेल है। इसमें ये देखा गया कि एक एडल्ट पाइला, फ्रेश वाटर, एक एडल्ट पाइला ग्लोबोसा में ये पाया गया कि इसमें जो कॉइलिंग होती है वह 6.5 कॉइलिंग होती है। कितनी कॉइलिंग होगी? 6.5। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना होगा। 6.5 कॉइलिंग पाई जाती है इसके सेल में। और ये जो कॉइलिंग है, ये इंपॉर्टेंट बात अगला है, ये राइट हैंडेड होता है। राइट हैंडेड या क्लॉक वाइज कॉइलिंग पाई जाएगी, या डेक्स्ट्रल भी कहा जाता है इसको। डेक्स्ट्रल कॉइलिंग पाई जाती है। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एडल्ट पाइला में जो सेल है वो कॉइल्ड सेल होता है। कॉइलिंग की जो संख्या होती है 6.5 होती है, और ये क्लॉकवाइज मैनर में पाई जाती है कॉइलिंग। यहाँ पर अब इस बॉडी हॉर्न को देखें हम। बॉडी हॉर्न जो सेल का ये बॉडी हॉर्न पार्ट है, सबसे बड़ा पार्ट होता है। ये बाहर की ओर एक ओपनिंग के द्वारा खुलता है जिसको हम पेरिस्टोम कहेंगे। और इस पेरिस्टोम के अपोजिट, या हम एपेक्स के अपोजिट कह लें, यहाँ पर एक
ओपनिंग और पाई जाती है जिसको हम अम्बिलिकस कहते हैं। ये अम्बिलिकस सभी मेंबर्स में नहीं पाया जाता है, जिनमें पाया जाता है उनको हम अम्बिलिकेट मेंबर बोलते हैं, और जिसमें नहीं पाया जाता है अनअम्बिलिकेटेड मेंबर कहा जाता है। तो सभी में नहीं पाया जाता, पाइला में पाया जाता है, एपेक्स के अपोजिट है, इस बात को आपको याद रखना होगा। और इसी के समीप क्या है, लोअर लिप है। पेरिस्टोम के समीप क्या है, अपर लिप है। पेरिस्टोम क्या है, एक ओपनिंग है जहां पर बॉडी होल ओपन हो रहा है। तो अगर हम सेल को देखें, इसके सेक्शन को काट करके देखें, इस सेल में हम ये पाएंगे कि ये सेल में एक भाग मैट्रिक्स होता है। केमिकली अगर देखें, और दूसरा भाग यहाँ पर कैल्साइट होता है। मैट्रिक्स एंड कैल्साइट ये दोनों मिलते हैं तो यहाँ पर हार्ड पार्ट कैल्शियम कार्बोनेट का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, और यहाँ पर ये कवरिंग बन रही है। कैल्साइट ये हार्ड ग्रेन्यूल्स हैं, और मैट्रिक्स आपने बहुत जगह देखा था। मैट्रिक्स क्या है, एक लिक्विड के रूप में है, और उसमें कैल्शियम का डिपोजिशन होता जा रहा है। जब कैल्शियम का डिपोजिशन होता जा रहा है तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पर एक हार्ड कवरिंग सेल का फॉर्मेशन हो गया। और अगर हम सेल की स्ट्रक्चर को देखें, इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें, तो इस सेल में हम ये पाएंगे कि 3 पार्ट्स होते हैं, 3 लेयर पाई जाती है सेल में। एक होती है बाहर की लेयर, आउटर, जिसको हम पेरी ऑफ्ट्रैकम, दूसरी होती है ऑफ्ट्रैकम, और तीसरी होती है हाइपो ऑफ्ट्रैकम। ये 3 यहाँ पे लेयर पाई जाती है। ये तीनों लेयर क्रमशः आउटर, मिडिल और इनर लेयर। यहाँ पर ये देखें, बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये दोनों ये कैल्शियम कार्बोनेट के यहाँ पे बनते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के पाए जाते हैं। और यहाँ पर हाइपोस्टैकम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको हम कहते हैं मदर ऑफ पर्ल, जहाँ पर मोती का निर्माण होता है। इनमें सेल में ये देखते हैं कि इसी लेयर को मदर ऑफ पर्ल कहा जाता है। ये लेयर ग्लैंडुलर होती है, सिक्रीशन का काम करती है, नेक्रेसियस लेयर होती है। तो यहाँ पर और आप दूसरी बात याद रखेंगे, नेक्रियस लेयर है। ये नेक्रेस लेयर है, सिक्रीशन का काम करती है, ग्लैंडुलर लेयर है। जैसे ऑयस्टर होता है, ऑयस्टर में इसी लेयर के द्वारा पर्ल का फॉर्मेशन होता है, मोती का फॉर्मेशन होता है, इसे मदर ऑफ पर्ल लेयर कहा जाता है। और यहाँ पर ये देखने की ज़रूरत है कि इस मदर ऑफ पर्ल, इस लेयर का फॉर्मेशन मेंटल के द्वारा होता है। याद रखेंगे, फॉर्म बाई, डेवलप बाई मेंटल। हाइपोऑस्ट्रैकम सिक्रीटेड बाई, डेवलप बाई मेंटल। तो आपको पता है कि इसमें एक पार्ट मेंटल होता है, उसी मेंटल के द्वारा इसका डेवलपमेंट होता है। तो ये बातें आपसे पूछी जा सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो सेल के बारे में बस इतनी सी बात है। अब हम ये देखें कि एक पार्ट यहाँ पर आपने देखा अपर कुलम ये देखें, अपर कुलम आपने इस तरह से देखा फिगर में,
ये इस स्ट्रक्चर का जो फॉर्मेशन है ये फूट के द्वारा होता है। ये यहाँ पर इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं और ये अपरकुलम डेवलप फ्रॉम ग्लैंडुलर फूट, ये जिसको पेडल ग्लैंड कहा जाता है। पेडल ग्लैंड के सिक्रीशन से इस अपरकुलम का फॉर्मेशन होता है। अपरकुलम फूट से जुड़ा होता है। जब पाइला को अपनी बॉडी को बंद करना होता है, सिल्क से कवर करना होता है, तो फूट हेड सहित सेल में ये अपनी बॉडी को समेटता है और बाहर से अपरकुलम के द्वारा उसको पूरी तरह से बंद कर लेता है। तो अपरकुलम का काम बस यही है कि सेल को, बॉडी को प्रोटेक्शन के लिए पूरी तरह से यहाँ पे कवर कर लेगा और सेल केवल एक ओपनिंग के द्वारा, जिसको आपने देखा पेरिस्टोम के द्वारा, ये बाहर ओपन होता रहेगा। वहाँ से पानी अंदर की ओर जाता रहेगा, भोजन को अंदर लेता रहेगा या जो भी इसकी नीड होती है वहाँ पर से इंटर होगा। अब सेल यहाँ पर हम लोगों ने देखा जो कि यहाँ पे एक्सोस्केलेटन का काम कर रहा है। एंडोस्केलेटन इसमें पूरी तरह से एब्सेंट है। बॉडी को हम देखें यहाँ पर, बॉडी डिवाइडेड इनटू कितने पार्ट्स? हेड, फूट, विसरल, मास या हम्प और इसका जो लास्ट पार्ट होता है जिसको हम मेंटल कहते हैं या इसका दूसरा नाम है पाइलियम। ये 2 पार्ट इसके पाए जाते हैं और 4 पार्ट इसमें पाए जाते हैं। अब इसको हम देखें, हेड, फुट, बॉडी को दिखाएं। यहाँ पे सपोज करें देखें, ये है बॉडी में। यहाँ पे इसको देखा जाए, इसको हम कहेंगे नूकल बॉडी या इसको हम कहेंगे स्यूड इपी पोडियम। ये लेफ़्ट साइड है इसलिए इसको लेफ़्ट बोला जाएगा और इसी तरह से ये राइट स्यूड इपी पोडियम या राइट नूकल बॉडी कहा जाएगा। ये देखें, इसको हम आई बोलेंगे, ई ओमाइटोफोर। यहाँ पर ये सेकंड
टेंटिकल, फर्स्ट टेंटिकल, फर्स्ट टेंटिकल ये हेड है और ये इसको आप फूट कर दीजिए। ये इस प्रकार से स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है। हेड और फूट का पार्ट यहाँ पे पूरी तरह से दिखाया गया है। हेड से रिलेटेड यहाँ पर हम ये देख रहे हैं नोकल बॉडी, ओमेटोफोर, आई, टेंटिकल्स, ये हेड से रिलेटेड यहाँ पर स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। यहाँ पर हेड को देखें। हेड कंसिस्ट्स ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर। नंबर 1, 2 पेयर टेंटिकल्स, इसके बाद आई 1 पेयर, तीसरा आई का जो स्टाल्क होता है, आई स्टाल्क जिसको आप ओमेटोफोर कहेंगे, ओमेटोफोर आई स्टाल्क है। फिर इसके बाद यहाँ पर ये देखें नूकल बॉडी, नूकल बॉडी ये 1 पेयर जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस नूकल बॉडी को यहाँ पर हम देखेंगे कि ये डेवलप फ्रॉम मेंटल पार्ट। ये मेंटल पार्ट का भाग है, ये मेंटल से डेवलप होता है। हेड रीजन में आपको दिखाई दे रहा है मेंटल से डेवलप हो रहा है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, मेंटल से डेवलप हो रहा है और रिस्पिरेशन के समय ये साइफन का कार्य करता है। साइफन का कार्य करेगा, यहाँ से पानी इंटर करेगा, कैनाल का काम करता है। और जब एरियल होगा तो साइफन का काम करेगा। तो यहाँ पर ये रिस्पिरेशन में इन्वॉल्व होता है। ये इन्वॉल्व इन रिस्पायरेशन, ये इन करंट और एक्स करंट कैनाल के रूप में होगा। एज इन करंट एंड एक्स करंट कैनाल। इसके अलावा एंड रिस्पायरेटरी साइफन का ये काम करता है। जब एरियल रिस्पिरेशन होता है, एरियल रिस्पिरेशन के दौरान ये या टेरेस्ट्रियल रिस्पिरेशन के दौरान ये साइफन का काम करेगा। और जब वाटर में होगा, पानी में होगा, उसके अंदर जब रहेगा तो ये इन करंट एंड इस करंट कैनाल के रूप में ये दोनों कार्य करेंगे। अब कौन इन करंट कैनाल के रूप में काम करेगा, कौन एक्स करंट कैनाल के रूप में कार्य करेगा, ये बात इंपॉर्टेंट है। तो जो लेफ्ट होता है ये इन करंट के रूप में रहेगा और जो राइट होता है यहाँ से पानी निकलता है, एक्स करंट के रूप में ये काम करता है। तो याद रखिएगा ये बातें इंपॉर्टेंट है। तो हेड से रिलेटेड यहाँ पर इतनी सी बात। फूट के बारे में हम देखें, फूट हमें पता है इसका काम क्या है, लोको मोशन। इसके द्वारा लोको मोशन का कार्य किया जाता है। चलिए अब हम देखें विसरल हम्प या विसरल मास।
तीसरा पार्ट विसरल मास या विसरल हम्प, ये इस रीजन में ये विसरल आर्गन्स पाए जाते हैं। इस रीजन में विसरल आर्गन्स पाए जाते हैं। विसरल मास के बारे में हो गया। चौथी बात अगर हम करें तो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है मेंटल या पैलियम। ये विसरल मास के बाहर की ओर जो स्किन की एक कवरिंग होती है, इसी को हम मेंटल या पैलियम कहेंगे। तो याद रखिएगा, विसरल मास के बाहर की ओर कवरिंग जो होगी, स्किन की कवरिंग, उसी को हम मेंटल या पैलियम बोलते हैं। और आपको पता है कि ये पैलियम, ये क्या है? कवरिंग ऑफ क्या हो जाएगी? विसरल मास। कवरिंग ऑफ विसरल मास, विसरल मास की ये कवरिंग है। दूसरी बात यहाँ पर याद रखिएगा कि इस मेंटल के द्वारा सेल की जो इनर लेयर है, ये क्या कर रही है? सिक्रीट्स इनर लेयर ऑफ सेल, जिसका क्या नाम है? हाइपोस्ट्रैकम। ये मदर पर्ल लेयर का सिक्रीशन इस पैलियम के द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पर हम ये देखें कि इस मेंटल या पैलियम और विसरल मास, सपोज करिए ऐसे ही हम आपको दिखा रहे हैं कि ये विसरल मास है और इस विसरल मास रीजन में यहाँ पर ये विसरल आर्गन्स हैं, ये विसरल आर्गन्स हैं। और ये बाहर की ओर कवरिंग है मेंटल, और ये विसरल हम्प, और इन दोनों के बीच में ये जो कैविटी है, इसको हम कहेंगे मेंटल कैविटी, जो कि अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हम डिस्कस करते हैं कि मेंटल कैविटी क्या है। चलिए देखते हैं। मेंटल कैविटी या पैलियम कैविटी। पैलियम कैविटी, सपोज करिए कि ये मैं एक कैविटी दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ऐसे ये कैविटी है, ये कैविटी है। इस कैविटी में ये देखिए यहाँ पर एक लाइनिंग दिख रही है। इस लाइनिंग को हम इपिटीनिया कहें, बोलेंगे इपिटीनिया, ये इपिटीनिया। और यहीं पर एक इस प्रकार से लेयर होगी, यहीं पर और आर्गन्स होंगे, और यहाँ पर देखें, यहीं पर एक थोड़ा बड़ा इसको मेंशन किया जाए, ये देखें,
चलिए यहाँ पर देखें, इस मेंटल कैविटी को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक इधर की इस डायरेक्शन में अगर हम हो जाएं तो ये लेफ़्ट हो गई और ये राइट हो गई, तो ये हो जाएगी लेफ्ट मेंटल कैविटी, और इधर को अगर हम देखें तो ये हो जाएगी राइट मेंटल कैविटी। इस जगह पे थोड़ा सा यहाँ पर देखा जाए, ये यहाँ पर एक चैम्बर है, इसको हम कहते हैं पल्मोनरी चैम्बर, और यहाँ का ये जो पूरा का पूरा चैम्बर है जिसको हम राइट मेंटल कैविटी कह रहे हैं, ये कहलाएगा, इसको आप नाम दे देंगे ब्रैंकियल चैम्बर। मतलब राइट साइड का जो चैम्बर है ब्रैंकियल चैम्बर कहलाएगा, और लेफ्ट साइड का जो चैम्बर है उसको हम पल्मोनरी चैम्बर कहेंगे। यहाँ इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि मेंटल कैविटी में यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रैंकियल चैम्बर में कौन कौन से आर्गन पाए जाते हैं और पल्मोनरी चैम्बर में कौन कौन से आर्गन यहाँ पर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखें कि मेंटल कैविटी दो भागों में डिवाइड है, एक ब्रैंकियल चैम्बर और दूसरा पल्मोनरी चैम्बर। ब्रैंकियल चैम्बर एंड पल्मोनरी चैम्बर दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। अब यहाँ पे देखा जाए कि ब्रैंकियल चैम्बर में कौन कौन से आर्गन्स होते हैं, ये देख लिया जाए। आर्गन्स ऑफ ब्रैंकियल चैम्बर, यहाँ पे हमको क्या दिखाई देगा, पहला इम्पॉर्टेंट जिसको हम कहेंगे ये टीनिडियम या गिल कहा जाएगा, टीनिडियम या गिल्स, जो कि रिस्पिरेशन करता है। एक्वाटिक कंडीशन में रिस्पायरेटरी आर्गन का काम करता है, टीनिडियम के द्वारा एक्वाटिक रिस्पिरेशन हो रहा है, गिल है यहाँ पे। दूसरा आर्गन यहाँ पर हम देखें तो एलिमेंट्री कैनाल का यहाँ पर रेक्टम मिलेगा। फिर तीसरा अगर आर्गन हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर मिलेगा जेनाइटल पोर्स मिलेंगे। जेनाइटल पोर्स ये मेल और फीमेल दोनों होते हैं, मेल एंड फीमेल, अर्थात अगर मेल पाइला है तो मेल जेनाइटल पोर होगा, फीमेल पाइला है तो फीमेल जेनाइटल पोर होगा। मेल पाइला है तो वहाँ पर टेस्टिस पाया जाएगा, और फीमेल पाइला है तो वहाँ पर वेजाइना पाया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर और वेजाइना, ये जेनाइटल पोर हो गया, वेजाइना हो गया, ये आर्गन्स यहाँ दिखाई देते हैं ब्रैंकियल चैम्बर में। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह से अब हमें देखना है कि पल्मोनरी चैम्बर्स में क्या दिखाई देते हैं। पल्मोनरी चैम्बर में जो आर्गन्स होते हैं, पल्मोनरी सैक होता है और दूसरा होता है आस्फ्रेडियम। ये जो यहाँ पर दिखाया गया है आस्फ्रेडियम, ये दो आर्गन्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। पल्मोनरी सैक का संबंध किससे होता है, एरियल रिस्पिरेशन, टेरेस्ट्रियल रिस्पिरेशन, और आस्फ्रेडियम का होता है
ये नेचर, एयर के नेचर को टेस्ट करता है। ऑल्फैक्टरी है, ये सूंघने का काम करता है। कीमो रिसेप्टर होता है, ठीक है। ये बातें जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे हम देखते हैं। मेंटल कैविटी या पैलियम की ये बात हो गई। बॉडी में और आप देखेंगे बातें आपसे हो ही चुकी थी। टोर्सन पाया जाता है, एसिमेट्रिकल बॉडी होती है, टोर्सन होगा, एसिमेट्रिकल बॉडी होगी, ठीक है। ये दोनों बातें जनरल कैरेक्टर्स में भी हो चुकी थी। तो यहाँ पर बॉडी से रिलेटेड बातें ख़त्म हो गई। लोकोमोशन के लिए यहाँ पर फूट है। अब हम इसके फिजियोलॉजी में जाएं। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, अब हम लोग इसकी बात करते हैं। चलिए, डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप होता है। वेल डेवलप तो हम लोगों को मिला कहाँ से, एलिमेंट्री कैनाल, वो वहाँ एस्केलहेलमिन्थेस से, एनीलिडा से कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जा रहा है। इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल को हम डिवाइड कर रहे हैं। बक्कल कैविटी, इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम, हिपैटो, पैंक्रियाज, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एनस। यहाँ पर हर जगह ये सारी चीज़ें मिलती हैं। बक्कल कैविटी भी आपको मिला है, इसोफेगस भी आपने देखा, स्टमक भी देखा, इंटेस्टाइन देखा, रेक्टम देखा, और हिपैटो पैंक्रियाज यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ से मिला है। एनस हर जगह मिला है। हिपैटो पैंक्रियाज क्या है, एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है। जैसे हम लोगों में पैंक्रियाज और लीवर अलग अलग है, वैसे यहाँ पर ये दोनों मिला करके हिपैटो पैंक्रियाज के रूप में है। तो यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये बक्कल कैविटी का है, बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बक्कल कैविटी को हम डिस्कस करें। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो ये इस तरह से दिखेगा। ये इस तरह से आपको कुछ स्ट्रक्चर मिलेगा।
इसको कहेंगे बक्कल मॉस। और यहीं पर सलाइवरी ग्लैंड, ये पार्ट हो जाएगा ईसोफेगस, रेक्टम, इंटेस्टाइन, सीकम, स्टमक, ये इसको हम कहेंगे मीडियन मसल, एंटीरियर डार्सल मसल, पोस्टीरियर लेटरल मसल, पोस्टीरियो लेटरल मसल कहा जाता है, डार्सल पोस्टीरियो लेटरल मसल। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर, ये जो बक्कल कैविटी का पार्ट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी बात को हमको पढ़ना है। बाकी हर जगह सलाइवरी ग्लैंड्स है, इसोफेगस है, जहाँ पर जहाँ भी आपने सलाइवा को देखा, सलाइवरी ग्लैंड्स को देखा, इसोफेगस का क्या रोल होता है, कंडक्शन, स्टमक का क्या रोल होता है, इंटेस्टाइन का क्या रोल होता है, रेक्टम का क्या रोल होता है, उसी तरह से यहाँ पर भी रोल है। तो सबसे यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात है बक्कल कैविटी की। तो बक्कल कैविटी में हम ये देखें कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं। यहाँ पर बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी में हमको क्या मिलेगा? बक्कल कैविटी कंटेन्स नंबर 1 वेस्टिब्यूल एंड जा। दूसरी बात, यहाँ पर राडुला, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, राडुला का पाया जाना। तो यहाँ पर ये देखें वेस्टिब्यूल एंड जा। अगर हम इसको इस तरह से दिखाएं, ये बक्कल कैविटी है, तो इस बक्कल कैविटी का ये जो आगे का पार्ट है ये वेस्टिब्यूल है, और इस वेस्टिब्यूल में ये जा पाया जाता है, जबड़े पाए जाते हैं। और इस जबड़े का अगर स्ट्रक्चर हम देखें तो यहाँ पर ऐसे कटिंग एज पाए जाते हैं, कटिंग एज, ये कटिंग एज यहाँ पर है। तो वेस्टिब्यूल और वेस्टिब्यूल एंड जा को आपने देखा कि जो बक्कल कैविटी है, बक्कल कैविटी का जो एंटीरियर पार्ट होता है, अग्र जो भाग होता है, उसी को हम वेस्टिब्यूल कहते हैं। और इस वेस्टिब्यूल रीजन में एक जोड़ी जबड़ा या जा पाया जाता है, जो इसमें कि ये इस तरह से एज पाए जाते हैं भोजन को काटने के लिए, कटिंग एज पाया जाता है। जा जहाँ पर है, जबड़े जहाँ पर भी हैं, कटिंग का काम कर रहे हैं, ये आप जान रहे हैं। और यहाँ पर जो आपने जनरल करेक्टर में देखा था, ये सबसे इम्पॉर्टेंट ये करेक्टर है, ये जो राडुला है, इसी बक्कल कैविटी में पाया जा रहा है। ये राडुला क्या है, इसको देखें हम लोग।
राडुला, ये इस तरह से देखें, यहाँ पर नंबरिंग निश्चित है, लेकिन संख्या कम दिखाई दे रही है, ये याद रखें। ये राडुला है, इसको हम फ्लैप कहते हैं, और ये है टीथ, और ये राडुला, ये देखें। तो यहाँ पे देखिए बक्कल कैविटी रीजन में एक स्किन का रिबन लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, इसी को राडुला कहते हैं। तो राडुला क्या है? टंग रिबन कह सकते हैं आप, रिबन लाइक स्ट्रक्चर कह सकते हैं आप। ये क्या है? स्किन की एक स्किन फ्लैप है, और इस पे यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेनी रोज, कई कतारों में दांत पाए जाते हैं। मेनी, कई कतारों में, मेनी रोज टीथ, और ये जो दांत हैं ये ट्रांसवर्स मैनर में होते हैं। ट्रांसवर्स मतलब अनुप्रस्थ मैनर में पाए जाते हैं। ऐसे ऐसे, ये देखिए, ऐसे ऐसे, ये इस तरह से ट्रांसवर्स मैनर में ये टीथ पाए जाते हैं। मेनी रोज, लेकिन एक रो में इसकी जो संख्या दांत की होती है वो 7 होती है, ये निश्चित है। कतारों की संख्या निश्चित नहीं है, लेकिन प्रत्येक कतार में केवल 7 दांत पाए जाते हैं। तो इस बात को आपको याद रखना है, ईच रो हैज 7 टीथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट, 7 टीथ। और यहाँ पर जो 7 टीथ है, ये 3 प्रकार के टीथ होते हैं, याद रखिएगा। 7, एक रो में 7 दांत होते हैं, एंड ये कितने टाइप के होंगे? 3 टाइप्स। ये 3 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 सेंट्रल टीथ, नंबर 2 लेटरल टीथ, नंबर 3 मार्जिनल टीथ। ये 3 प्रकार के टीथ होते हैं। अब जरा आप देखिए, इसकी संख्या 1, इसकी संख्या 1, और इसकी संख्या, इसकी संख्या 2, और इसकी संख्या 4। इस प्रकार से हम ये देख रहे हैं कुल 7 टीथ यहां पर हो गए। फार्मूले की हम बात करें तो यहां पर फार्मूला पूछा जाता है, डेंटल फार्मूला, याद रखिएगा। ये देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं सेंट्रल, या सेंट्रल टीथ हो गया, फिर इसके दोनों ओर लेटरल, इधर भी लेटरल, फिर यहाँ पे देखिए मार्जिनल, इनर और आउटर। तो इनर और आउटर ये कौन से हो गए? मार्जिनल, ये हो गए। इधर भी क्या होगा? इधर भी देखिए इनर
एंड आउटर, ये दोनों एक हैं, इसको हम मार्जिनल टीथ कहेंगे। तो सेंट्रल रीजन में दांतों की संख्या 1, इस लेटरल रीजन में दांतों की संख्या 1, इस लेटरल रीजन में दांतों की संख्या 1, और यहाँ पर मार्जिनल टीथ एक इनर हो गया, एक आउटर हो गया, इसलिए यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2। मार्जिनल, ये देखें आउटर और इनर रो में पाए जाते हैं, 2 मैनर में है, 2 की संख्या। इस तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि पाइला में डेंटल फार्मूला क्या होता है, तो हम ये कहते हैं 2 1 1 1 2, ये डेंटल फार्मूला इसका होता है। चाहे जिस तरह से आप याद रखें, बाहर की ओर दोनों तरफ 2 हो गए और बीच में 3, ये 1 1 की संख्या को आपको रिप्रेजेंट करना होगा। और राडुला की ओर क्या विशेषता है, हमें पता है कि ये रैस्पिंग आर्गन है, भोजन को कुतरता है, चीरता है, काटता है, तो ये रैस्पिंग। ओके, चलिए अब यहाँ पर सारी इंपॉर्टेंट बातें खत्म हो गई। राडुला बहुत ही इंपॉर्टेंट था, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, याद रखिएगा। अब यहाँ इसोफेगस, स्टमक, इन सब की हम बात नहीं करेंगे। हर जगह जो रोल इनका होता है वही यहाँ पर भी है। हम इनके भोजन की जरूर बात करेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका जो फूड होता है, ये वैलिस, नेरिया और पिस्टिया बहुत इसका फेवरेट भोजन होता है। इस प्रकार से ये क्या हो गया, हर्बिवोरस हो गया। हर्बिवोरस, ओके। चलिए अब हम लोग बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, डाइजेशन की बात यहीं पर ख़त्म। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन यहाँ पर 2 तरह का रेस्पिरेशन, 2 टाइप्स। एक होता है एक्वाटिक और दूसरा होता है एरियल या टेरेस्ट्रियल। ये एक्वाटिक रेस्पिरेशन के लिए यहाँ पर टिनिडियम या गिल्स के द्वारा होता है, और एक्वाटिक यहाँ पर पल्मोनरी सैक या हम लंग्स इसको बोलते हैं, लंग के द्वारा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखा जाए कि टिनिडियम या गिल्स के द्वारा, यहाँ पर आप जरा देखें, ये मेंटल कैविटी, और हमें पता है कि यहाँ पर एक साइफन होगा, और यहाँ पर भी ये मेंटल कैविटी, यहाँ पर एक साइफन होगा, ये बड़ा होता है, और ये यहाँ ये टिनिडियम है, जिसको हम गिल कहेंगे, और ये है पल्मोनरी सैक। पल्मोनरी सैक, इसको हम कहेंगे लेफ्ट नूकल बॉडी या इन करेंट कैनाल, और इसको हम कहेंगे राइट नूकल बॉडी या एक्स करेंट
कैनाल। ये यहीं पर हमें पता है ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगी, ऐसे ही दिखा दे रहे हैं, जिसको हम आस्फेरिडियम कहेंगे। ये ठीक है। ये चलिए यहाँ पर हम देखें कि एक्वेटिक कंडीशन में पानी जो होगा ये इस लेफ्ट नूकल बॉडी के द्वारा इंटर करेगा। फिर यहाँ पे देखिए इस पानी के नेचर को पहचानने का काम किसके द्वारा किया जाएगा? आस्फेरिडियम के द्वारा। ये पानी लेने लायक है कि नहीं लेने लायक है, अंदर इसको प्रवेश करने लायक है कि नहीं है, ये आस्फेरिडियम के द्वारा यहाँ पर चेक किया जाता है। फिर इसके बाद यहाँ से पानी कहाँ पे पहुँचेगा? ब्रैंकियल चैम्बर में। ये ब्रैंकियल चैम्बर है, इसको बोलेंगे ब्रैंकियल चैम्बर। इस ब्रैंकियल चैम्बर में पहुँचेगा जहाँ पर टिनिडियम या गिल्स हैं। इस गिल्स के द्वारा अब यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज का काम होगा। फिर ये पानी ये शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा राइट नूकल या एक्सकरेंट कैनाल के माध्यम से। ठीक है। तो यहाँ पर जो टिनिडियम है ये गिल है, इसकी एक विशेषता ये है कि सपोज करिए कि ये टिनिडियम है और ये इसको हम लैमिली कहेंगे। ये लैमिली। और यहाँ पर ये इसकी विशेषता आप याद रखिएगा कि टिनिडियम मोनोपेक्टिनेट होता है। इसकी एक ही रो होती है, एक ही कतार होती है, एक यहाँ मोनोपेक्टिनेट है ये। और देखने में ये देखिए कॉम्ब लाइक दिखता है, कंघी की तरह दिखता है। इस प्रकार का अपीयरेंस होता है। तो एक्वेटिक रेस्पिरेशन बाय गिल्स या टिनिडियम। अगर यहाँ पर पानी का डायरेक्शन पूछा जाता है तो यहाँ डायरेक्शन भी पूछ सकता है आपसे, तो आप इस डायरेक्शन को दिखा सकते हैं। वाटर, फ्रेश वाटर, ये लेफ्ट नूकल बॉडी। फिर कहाँ पर? पल्मोनरी चैम्बर। फिर कहाँ पर? ब्रैंकियल चैम्बर। फिर राइट नूकल बॉडी। फिर आउटसाइड। ये देखिए ये सीक्वेंस होगा। जहाँ पर लेफ्ट नूकल बॉडी है उसको इन करेंट आप कैनाल कर लीजिएगा, जहाँ पर राइट नूकल बॉडी है उसको आप एक्स करंट कैनाल कर लीजिएगा। जगह जगह पर ये बातें हमने बताई थी आपको। इसी तरह से पल्मोनरी रेस्पिरेशन, पल्मोनरी रेस्पिरेशन में कौन कौन इन्वॉल्व है? यहाँ पर लेफ्ट नूकल बॉडी ये रेस्पायरेटरी साइफन का काम करता है। रेस्पायरेटरी साइफन का काम करेगा। और फिर पल्मोनरी चैम्बर,
पल्मोनरी चैम्बर, केवल ये दो भाग यहाँ पर इन्वॉल्व है। जब ये पानी से बाहर होता है, टेरेस्ट्रियल कंडीशन में होता है, तो जो लेफ्ट न्यूकल बॉडी है, इस लेफ्ट न्यूकल बॉडी को ये ऐसे ऊपर खड़ा कर लेता है। ऊपर ये खड़ा कर लेगा और वहाँ से फिर एयर लेगा, एयर पल्मोनरी चैम्बर में पहुँचता है, जो कि मैंने आपको मेंटल में दिखाया था। पल्मोनरी चैम्बर में पहुँचेगा और फिर वहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होने के बाद फिर वहीं से रिटर्न हो जाता है, किसके द्वारा? उसी लेफ्ट न्यूकल बॉडी के द्वारा, राइट के द्वारा नहीं, इस गलती को मत करिएगा, वहीं से फिर रिटर्न हो जाता है। एयर इंटर भी लेफ्ट न्यूकल बॉडी से कर रही है और बाहर भी उसी साइफन से जा रही है। और आपको पता है कि गैसियस एक्सचेंज के लिए यहाँ पर हीमोसाइनिन पाया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर रिस्पायरेशन की बात खत्म होती है। रिस्पायरेशन से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट बातें थी, इनको भूलिएगा मत। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या आएगा? हार्ट आएगा। और हम ब्लड की बात करें, हार्ट यहाँ पर 2 चैम्बर्ड होगा, 1 आर्किल 1 वेंट्रिकल। और ब्लड यहाँ पर मेनली 2 तरह के होंगे, अमीबोसाइट एंड हीमोसाइनिन इन प्लाज्मा। बस यहाँ पर और कोई बात यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज़ आप शुरू में ही देख लिए और आपने देखा भी था कि यहाँ पर ओपन ब्लड सर्कुलेशन होता है, तो ये यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम में है। अब हम बात करेंगे एक्सक्रेटरी सिस्टम। एक्सक्रेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम किसके द्वारा होगा? बाई किडनी, जिसको हम मेटानेफ्रीडिया कह रहे हैं, जिसको हम आर्गन ऑफ बोजानस भी कहते हैं। तो यहाँ पर आर्गन ऑफ बोजानस पाया जाता है और इसकी जो संख्या होती है 1 होती है, अर्थात दूसरी जो किडनी होती है वह डेवलप नहीं होती है। ये लेफ्ट मेंटल कैविटी में ये पाया जाएगा, मेंटल कैविटी में। राइट में इसलिए नहीं पाया जाता कि वहाँ पर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन्स हैं उसके डेवलपमेंट के कारण इसका डेवलपमेंट नहीं होता है, रिड्यूज होता है। इसलिए यहाँ पर जो डेवलप किडनी होती है वह लेफ्ट होती है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। यहाँ पर आर्गन ऑफ बोजानस भी उसको कहा जा रहा है। और अगली इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पर एक्सक्रेटरी मटेरियल की हम बात करें तो यहाँ पर एक्सक्रेटरी मटेरियल के रूप में एक्वेटिक है, इसलिए यहाँ पर अमोनिया और टेरेस्ट्रियल कंडीशन में यूरिक एसिड, इस प्रकार से ये दोनों का उत्सर्जन करता है। अमोनोटेलिक एज वेल एज यूरिकोटेलिक दोनों होता है यहाँ पे, ठीक है। अमोनोटेलिक एज वेल एज यूरिकोटेलिक, यूरिक एसिड टेरेस्ट्रियल कंडीशन में। नेक्स्ट सेंस आर्गन की हम बात करें, सेंस आर्गन के रूप में 1 पेयर, एक पेयर। दूसरी बात करें स्टैटोसिस्ट बैलेंसिंग आर्गन, तीसरी बात करें टेंटिकल्स, जो कि 2 पेयर हैं, हेड रीजन में पाए जाते हैं। आपने देखा
चौथी हम बात करें ऑफ्रेडियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? ऑल फैक्टरी या स्मेल आर्गन के रूप में पाया जाता है। कीमो रिसेप्टर होगा ये सेंस आर्गन होते हैं। तो ये ऑफ्रेडियम, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। टेंटिकल टच का काम, टेक्टाइल स्पर्श का ज्ञान करता है, स्पर्श का अनुभव होगा। अब यहाँ पर हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें। कैसा होगा? डायोसियस। मेल और फीमेल दोनों सेपरेट होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन की बात करें, वही पुरानी बात, टेस्टिस, लेकिन यहाँ पर सिंगल पाया जाएगा। वास डिफरेंशिया सिंगल होगा। सेमाइनल वेस्किल सब सिंगल हैं। और हाइपोब्रैंकियल ग्लैंड पेनिस, ये रिप्रोडक्टिव आर्गन है। इसमें रिप्रोडक्टिव आर्गन के स्ट्रक्चर से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप ये देखना चाहते हैं तो इसके स्ट्रक्चर को ये देखें। इस तरह से यहाँ पे टेस्टिस होती है, ये, और इससे जुड़ी हुई ये वास डिफरेंशिया, फिर यहाँ पर सेमाइनल वेस्किल, तो ये टेस्टिस है। वास डिफरेंशिया, सेमाइनल वेस्किल, टेस्टिस का फंक्शन फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, वास डिफरेंशिया फॉर्मेशन कंडक्शन ऑफ स्पर्म, और सेमाइनल वेस्किल जहाँ पर स्पर्म का स्टोरेज होता है। ये फंक्शन हर जगह कॉमन है, लेकिन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात क्या है? इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस टेस्टिस के द्वारा दो प्रकार के स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। स्पर्म टू टाइप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दो प्रकार का स्पर्म यहां पे फॉर्मेशन होता है। एक को हम यूपायरिन, दूसरे को हम ओलिगोपायरिन कहते हैं। यूपायरिन, इसका स्ट्रक्चर आप देखें, ये, और ओलिगोपायरिन ये स्ट्रक्चर, ये है टेल। यहां पर ओलिगोपायरिन में हम देख रहे हैं कि मोर देन वन टेल है, और यहां पर एक ही टेल है। इसकी हम विशेषता बताएं कि ये इनएक्टिव होता है, अर्थात फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है, और ये एक्टिव होता है। एक्टिव होगा और छोटा होता है, शार्ट होता है। याद रखिएगा, यूपायरिन एंड ओलिगोपायरिन, दो प्रकार के स्पर्म का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। ओके, अब हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें।
यहाँ पर ओवरी, ये भी सिंगल, ओविडक्ट सिंगल, वेजाइना सिंगल, हाइपो, ब्रैंकियल ग्लैंड और रूडिमेंटरी पेनिस। बस ओवरी का काम आप जानते हैं, एग का फॉर्मेशन करना, ओविडक्ट एग का कंडक्शन। तो यहाँ पर एक आपको रूडिमेंट्री पेनिस, जो अवशेषी स्ट्रक्चर पेनिस की तरह दिखने वाला स्ट्रक्चर है, यहाँ पर एक आपको ये दिखाई दे रहा है, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर कॉमन है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात खत्म होती है। फर्टिलाइजेशन की हम बात करें, फर्टिलाइजेशन यहाँ पर इंटरनल होगा। अब आगे हम बात करें डेवलपमेंट की, यहाँ पर डायरेक्ट होता है, नो लार्वा, यहाँ पर लार्वा नहीं पाया जाता है, यहाँ पर डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर पाइला को अच्छे ढंग से देख लिए हैं। पाइला की बात यहाँ पे ख़त्म हो गई है। मोलस्का संघ में जीआईसी लेक्चरर में बस केवल पाइला को स्टडी करना था। अब हम लोग कल डिस्कस करेंगे इकाइनोडर्मेट्स। ओके, गुड नाइट।